नमस्कार। ईपीजी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक कविता 2 के अंतर्गत समकालीन कविता के मूल्यांकन की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित बिंदुओं से परिचित हो सकेंगे। समकालीन कविता के अनेक रूपों की पहचान, समकालीन कविता के मूल्यांकन की विविध प्रविधियाँ। आप ये समझ सकेंगे कि नक्सलवादी आंदोलन पर कविता पर क्या प्रभाव पड़ा, कविता पर भूमंडलीकरण का प्रभाव पड़ा या नहीं, कविता की सीमा तक अस्मिता विमर्शों के प्रभाव को स्वीकार करती है तथा इस काल के मूल्यांकन की समस्याएं क्या हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो आधुनिकता को समझकर समकालीनता को समझा जा सकता है और समकालीनता को समझकर वर्तमान की समझ बनती है। असल में आधुनिकता, समकालीनता और वर्तमान ये तीनों एक मुहावरे की तरह हैं जो एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। समकालीनता शब्द वर्तमान से अधिक जुड़ता है और आधुनिकता को समझने की दृष्टि देता है। एक तरह से यदि हम ध्यान से देखें तो समकालीनता अतीत और भविष्य को जोड़ने की कड़ी के रूप में कार्य करता है। यानी इस शब्द की अपने आप में इतनी व्यंजनाएं हैं कि विद्वान कभी इस पर सहमत नहीं हो पाए कि इसे किसी समय विशेष से जोड़कर देखा जाए अथवा किसी युग विशेष से। कभी कभी इसे युग धर्म की मान्यताओं से जोड़कर देखा गया तो कभी अतीत के दबावों के रूप में समझने की कोशिश की गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम समकालीनता को पहचानते हैं तो वहीं से भविष्य की राह बनाने में भी एक नई युग चेतना को समझने में सक्षम हो पाते हैं। अब यदि हम आधुनिक कविता के केंद्र में आए तो वहाँ ये शब्द बार बार इस्तेमाल किया गया, समकालीन कविता। नई कविता के बाद जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए उसमें एक बड़ा आंदोलन समकालीन कविता के नाम से जाना जाता है, पर उसका काल निर्धारण क्या हो इसे लेकर विद्वान कभी एकमत नहीं हो पाए। जगदीश गुप्त लगभग 44 आंदोलनों की एक सूची बनाते हैं जो नई कविता के साथ शुरू हुए थे, पर ऐसा क्या कारण रहा कि उन सारे आंदोलनों का विलोप होता चला गया, उनके विकास के कोई निश्चित चिन्ह नहीं मिल पाए। शायद इसीलिए क्योंकि ये कविता अलग अलग प्रतिरूपों में मिलती है। कभी ये सही आदमी के तलाश की बात करती है तो कभी विसंगतियों की तो कभी विद्रोह की। एक तरफ जब हम धूमिल राजकमल चौधरी की बात करते हैं तो हमें अश्लीलता और विद्रूपता भी नजर आती है इस काव्य में, और जब हम अनेक अन्य कवियों की बात करते हैं तो प्रेम और प्रकृति बोध भी दिखाई देता है। यानी ये कविता दो अलग अलग ध्रुवों पर खड़ी है। ऐसे में वो कौन से मानदंड हो जिसके आधार पर इस कविता का स्वरूप निर्धारित हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। समकालीन कविता को अनेक रूपों में पहचानने की जो चेष्टा की गई उसमें अंतर, विरोध और द्वंद्व ये जो शब्द मुख्य रूप से इस्तेमाल किए गए। डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय ने एक स्थान पर लिखा है कि इस कविता को पहचानने का तरीका है बिकमिंग को पहचानना। बिकमिंग शब्द अपने आप में इतना अंतर विरोधी है कि उसे वर्तमान से जोड़ा तो जा सकता है, पर उस आदमी की बौखलाहट को, चीख को और संघर्ष को उस बिकमिंग के साथ कैसे जोड़ा जाए, ये भी अपने आप में एक प्रश्नमूलक वस्तु है। यानी जब हम उस बिकमिंग की चर्चा करते हैं तो उसमें हमें जीते हुए, संघर्ष करते हुए, लड़ते, बौखलाते, तड़पते, गरजते, ठोकर खाते, सोचते हुए आदमी का परिदृश्य तो नजर आता है, लेकिन यहाँ ये प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि क्या जो हो रहा है सिर्फ उसी के सीधे खुलासे को कविता माना जा सकता है। अनेक रचनाकारों ने इस प्रश्न पर विचार किया। कुंवर नारायण जैसे आस्थापरक कवि से होते हुए अशोक वाजपेयी, लीलाधर जगूड़ी, विनोद कुमार शुक्ल, राजेश जोशी, श्रीकांत वर्मा से होते हुए नीलाक्षी सिंह, अनामिका, मंगलेश डबराल, अरुण कमल आदि सभी इस प्रश्न से जूझते नजर आते हैं। और यदि हम इन कवियों के नामों पर ही दृष्टि डालें तो हम देख सकते हैं कि कविता अनेक रंग, राग और रूपों से गुजर रही है। समकालीन कविता का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर अभी हम शुरू से बात ही कर रहे हैं वह है समय निर्धारण या काल निर्धारण की समस्या। यदि हम ध्यान से देखें तो भारतेंदु युग से जब आधुनिक काल का आरंभ हुआ तो कविता का समय निर्धारण कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं रहा। एक निश्चित समय के लिए भारतेंदु काल, द्विवेदी काल और वहां से होते हुए छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता तक समय निर्धारण लगातार होता चला गया। शायद इसलिए क्योंकि ये एक निश्चित प्रवृत्ति या निश्चित व्यक्ति को केंद्र में रखकर लिखी गई कविता थी। भारतेंदु कविता की दिशा निर्धारित कर रहे थे और द्विवेदी जी भाषा की। छायावाद उसमें एक रोमानियत को लेकर आया और भाषा को सुमधुरता की ओर ले गया, जबकि प्रगतिवाद एक निश्चित तरह के आंदोलन से जुड़ा हुआ था।
प्रयोगवाद फिर से नए प्रयोगों की बात करता है और नई कविता इन सबको समानांतर धरातल पर ले आती है। लेकिन उस समकालीन कविता का काल निर्धारण कैसे करें जो लगभग शुरू होती है 1960 से और आज 2016 में भी वो लगातार चल रही है। यानी अगर आज़ादी के पश्चात इसका आरंभ माने तो उस समय तो नई कविता ही आकार ग्रहण कर रही थी। सन 60 के बाद साठोत्तरी कविता आती है, लेकिन उसके बाद यदि हम देखें तो सत्तरोत्तरी और अष्टोत्तरी जैसे शब्दों का कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। 9वें दशक की कविता और 10वें दशक की कविता अपने आप में अलग अलग रूपों की कविता है, यानी उसका कोई एक निश्चित नामकरण और निश्चित समय निर्धारण नहीं नजर आता। 1960 का समय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण समय है। ये एक ऐसा समय था जब हम मोह भंग से गुजर रहे थे, नाराजगी से गुजर रहे थे। हम सब जानते हैं कि इतिहास में चीन और पाकिस्तान के आक्रमण ने एक बार मनुष्य के होने और ना होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। वो सारी भारतीयां जो लगातार संबंधों की बिसात पर लिखी जा रही थी, रची जा रही थी, उन सब पर भी प्रश्न लग रहे थे। सन 62 के चीनी आक्रमण ने, उसके बाद के पाकिस्तान के आक्रमण ने एक विद्रोही कविता को जन्म दिया। ये वो समय था जब पंचशील पर प्रश्न लग रहा था। भारत की और चीन की जो मेल मिलाप की नीति थी उस पर प्रश्न खड़ा किया जा रहा था। और याद कीजिए, इस समय वो कविता लिखी जा रही थी जब व्यक्ति प्रसन्न तो होना चाहता है, पर प्रसन्नता के सारे सूचक मानदंड समाप्त हो गए हैं। सन 71 में बांग्लादेश की मुक्ति पर रचनाएं होने लगीं और सन 1975 में देश को इमरजेंसी आपातकाल का सामना करना पड़ा। ये पूरा समय ऐसा था जब अभी हमने घुटनों पर चलना शुरू किया था तो हमें पता लगा कि वो घुटने हमारे ही नहीं हैं। यानी आपातकाल तक आते आते कवियों के होने पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था। उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को अनेक तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा था। कवि के भीतर एक अलग तरह का उबाल दिखाई देता है और शायद इसीलिए इस काल की कविता विद्रोही कविता मिलती है। हम ये भी जानते हैं कि 1962 का जो चीनी आक्रमण था, उस चीनी आक्रमण के बाद सन 1964 में नेहरू जी उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसी के कारण वे स्वर्गवासी हुए। रचनाकारों ने समकालीन कविता के मुहावरे को यहाँ से बदलते हुए देखा। वे देख रहे थे कि अब कविता आज़ादी की बात कर रही है और आज 2016 में जब मैं बैठकर आज़ादी शब्द का इस्तेमाल करती हूँ तो आज़ादी के मायने कई अर्थों में बदल जाते हैं। यानी जो कविता है वो लगातार बदलाव की कविता थी। विशंबरनाथ उपाध्याय ने इस आधार पर कवियों का चयन करके एक संग्रह भी प्रकाशित किया जिसे समकालीन कवियों का संग्रह कहा गया। परंतु ये संग्रह 1970 में प्रकाशित होता है और 1980 में अशोक वाजपेयी कविता की वापसी का वर्ष घोषित करते हैं। यानी इस वर्ष अनेक कविता संग्रह प्रकाशित होते हैं और पूर्वाग्रह पत्रिका में अशोक वाजपेयी कहते हैं कि 77-78 में कविताएं क्योंकि लगातार प्रकाशित हो रही हैं और एक नई तरह की कविता आ रही है, तो इसलिए 1980 को मोटा मोटी रूप से कविता की वापसी का वर्ष माना जा सकता है। यदि हम ये माने तो फिर 1960 से लेकर 1980 तक की कविता को क्या कहा जाए। और यदि ये भी मान लें तो मैनेजर पांडे के इस वक्तव्य का क्या करें जहां वे कहते हैं कि कविता की वापसी का नारा कुछ नहीं है, ये वास्तव में समानांतर कहानी के नारे से भी ज्यादा निरर्थक है। यानी वो ये भी मानते हैं कि 1980 में हिंदी कविता के संदर्भ में रचनाशीलता के स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके कारण उसे कविता के वापसी का वर्ष कहा जा सके। कहीं ना कहीं 1980 में जो प्रकाशित होने वाली रचनाएं हैं उसके पीछे एक अलग तरह के दबाव को देखा जा सकता है। यानी ये अपने आप में बड़ा दुष्कर कार्य है और सभी विद्वजन कहीं सहमत नहीं हो पाते कि किस वर्ष को कविता की वापसी का वर्ष माना जाए। और यदि कविता की वापसी जैसे मुहावरे का इस्तेमाल किया जाए तो यह भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या इससे पहले कविता कहीं विलुप्त हो गई थी, और यदि विलुप्त हो गई थी तो धूमिल, मुक्तिबोध जैसे रचनाकारों को कहाँ रखा जाए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अनेक विद्वान ये मानते हैं कि रघुवीर सहाय की रचना प्रकाशित होती है 1982 में लोग भूल गए हैं के नाम से। ये उनका एक काव्य संग्रह था जहां से माना जाता है कि समकालीन कविता का आरंभ माना जाए, क्योंकि रघुवीर सहाय इसकी भूमिका में लिखते हैं कि कविता चारों ओर बिखरी हुई है। अगर कविता चारों ओर बिखरी हुई है इसका मतलब उसे समेटने वाले कवियों की भी एक लंबी श्रृंखला है। इसका मतलब शायद 1982 को कविता के परिवर्तन के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। पर फिर यहाँ फिर वही प्रश्न आ जाता है कि यदि 1982 को प्रस्थान बिंदु माने तो फिर 1990 क्या करें, जिस समय उदारवाद एक तरह से हमारे देश में प्रवेश करता है, देश में ही क्यों पूरे विश्व भर में। हम जानते हैं कि सोवियत संघ का इस समय विघटन होता है और कविता की दिशा पूरी तरह बदल जाती है।
पूंजीवाद केंद्र में आ जाता है, भूमंडलीकरण की चर्चा केंद्र में आ जाती है, ग्लोबल मार्केट की चर्चा होने लगती है, एक नई इकोनॉमी और मुक्त बाजार की चर्चा केंद्र में आ जाती है। नव उदारवाद के साथ बाजार हम पर शिकंजा कसने लगता है। बाजार को लेकर अभी एक नई नई धारणा हमारे सामने बन रही थी और इस बाजार को लेकर एक तरफ कवि खुले दिल से इसका स्वागत कर रहे थे और एक नए ग्लोबल विश्व की बात कर रहे थे, जहां पर पूरा विश्व एक तरह से एक गांव के रूप में सिमट गया था और सभी एक दूसरे से जुड़ गए थे। वहीं कुछ कवि इस बाजार को केंद्र में रखकर इससे आने वाले खतरे को भी रेखांकित कर रहे थे। यही वो समय है जिस समय मिखाइल गोर्बाचोव आर्थिक ढांचे को बदलने की कोशिश करते हैं पर विफल रहते हैं और उनके विरुद्ध राज्य विप्लव होता है और सोवियत संघ टूट जाता है। हम ये जानते हैं कि इस समय 15 गणतंत्र स्वतंत्र देशों के रूप में स्वयं को घोषित कर देते हैं। यानी ये एक रेडिकल समय था, एक ऐसा रेडिकल समय जिस समय ये मान लिया गया कि देरिदा का उत्तर आधुनिकतावाद हमारे यहाँ आ गया है। पर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अभी हम पूरी तरह से आधुनिक तो हो नहीं पाए, उत्तर आधुनिकता पर बहस शुरू हो जाती है। यानी बाजार एक नए तरह के परिवर्तन को लेकर आता है और कविता फिर बदल जाती है। 21वीं सदी की कविता को क्या मात्र इसी कालक्रम में देखा जा सकता है या फिर उसके लिए किसी नए नाम का प्रस्ताव किया जाना चाहिए? ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि 60 के बाद जो भी कविता लिखी गई और खासकर 70 के बाद, क्या उसे सिर्फ एक किसी काल विशेष की कविता माना जा सकता है? यदि हम उसे अलग करना चाहें तो कौन सा समय है जिसे हम प्रस्थान बिंदु माने? क्योंकि हर दशक में कविता का स्वर बदल रहा है, हर 5 साल में कविता बदल जाती है और जो अंधेरा एक की कविता में दिखाई देता है, दूसरा कवि उसी को उजाले के रूप में प्रस्तावित करने लगता है। यानी किसी एक समय को प्रस्थान बिंदु मानना अपने आप में मूल्यांकन की एक बहुत बड़ी समस्या है। मूल्यांकन की एक दूसरी समस्या किसी केंद्रीय विषय का ना होना भी है। जैसा हमने पहले कहा कि यदि हम भारतेंदु युग से होते हुए नई कविता तक किसी केंद्रीय विषय का निर्धारण करना चाहें तो वह एक कठिन कार्य नहीं है। प्रयोगवाद का नाम इसी पूरी बहस के अंतर्गत ही रखा गया कि ये काल प्रयोग का काल था, इसीलिए हर शब्द एक नए प्रयोग को लेकर आता है क्योंकि पुराने मूलम में छूट रहे हैं। पर समकालीन कविता के मूल्यांकन की एक बहुत बड़ी विशिष्टता भी है और बहुत बड़ी समस्या भी कि ये अनेक वर्णीय है, अनेक रंगी है, अनेक जनपदीय है। बहुजनपदीय होना जहाँ इस कविता की विशिष्टता है, वहाँ इसकी समस्या भी। आज कविता एक गंभीर लेखन के रूप में देखी जा रही है। हम देश में ही नहीं विदेशों में भी देखते हैं कि हिंदी कविता और हिंदी लेखन लगातार किया जा रहा है। एक अलग तरह का द्वंद्व विदेशों में भी व्यापक रूप से देखा जा सकता है कि वे एक तरफ अपने आप को डायस्पोरा से जोड़ते हैं और दूसरी तरफ वे मुख्य धारा की हिंदी कविता के भी कवि बनने के प्रयास कर रहे हैं। यानी कविता का सौंदर्य बोध अत्यंत व्यापक हो गया। कहीं इसमें व्यक्ति नजर आ रहा है तो कहीं विश्व, कहीं स्त्री है तो कहीं दलित, यानी पीड़ाओं का साक्षात्कार भी है और मन की अबोधता भी। बच्चे के मन को समझने और उसे सुरक्षित रखने का प्रयास भी इस कविता में दिखाई देता है। ये कविता राजनीति के प्रति भी सावधान है। ये कविता उदासीन नहीं है, ये युवाओं को सचेत करती है। ये कविता ग्लोबल विश्व की भी बात करती है। यानी जो कविता इतनी सजग है वो आज के समय में हस्तक्षेप करेगी ही, परंतु यही बिंदु इसके मूल्यांकन की समस्या की तरफ संकेत भी करता है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि बालक से लेकर वृद्ध तक, वृद्ध से लेकर पेड़ पत्तियों तक और पेड़ पत्तियों से लेकर राजनीति तक हर एक हस्तक्षेप हमें इस कविता में मिलता है, तो ये अपने आप में मूल्यांकन की समस्या की ओर भी एक बड़ा संकेत है। क्योंकि निश्चित विषय नहीं तो निश्चित नामकरण कैसे किया जाए। कवियों में इतनी विविधता है, कविता में इतनी विविधता है कि एक तरफ खुलकर तारीफ करने का मन करता है तो दूसरी ओर एक आलोचक के रूप में स्वयं को बांधना भी पड़ता है कि कौन सा ऐसा विषय हो जिसे इस कविता की केंद्रीय मान्यता के रूप में प्रस्तावित किया जाए। इसलिए इस कविता पर आरोप भी लगे और एक बहुत सुंदर आरोप फूल पत्ती, चिड़िया और बच्चे की कविता के रूप में भी लगाया गया। अरुण कंवर ने बड़े खुले मन से इसे स्वीकार किया। वे कहते भी हैं कि एक तरह से ये आरोप सही है। ये कविता मनुष्य के पूरे जीवन से जुड़ती है, दैनंदिन से जुड़ती है, कार्य व्यापार से जुड़ती है, परिवेश से जुड़ती है और गहरी आसक्ति की बात करती है। पर यहाँ ध्यान ये भी रखने की जरूरत है कि एक ऐसे राग और करुणा की बात करती है जो अचानक तेज तूफान के बाद आया है। यानी कभी कभी ये उदासीनता हमें निराश भी कर सकती है। इस कविता के इतने रूप है कि 60-70 से आरंभ हुई ये कविता अनेक शेड्स को लेकर आती है।
जैसे जैसे अस्मिता मूलक विमर्शों के दायरे बढ़े, वैसे वैसे कविता के रूप बदले, वैसे वैसे कहानी के रूप बदले और वैसे वैसे पूरे साहित्य के रूप बदल गए। समकालीन शब्द अपने आप में कितना समर्थ है इन सारे रूपों को समेटने में, ये भी मूल्यांकन की एक समस्या मानी जा सकती है। जैसे जैसे 1990 के बाद बाजार हमारे यहाँ प्रसारित होता है, वहीं विमर्शों पर भी चर्चा शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हमने कविता को फ्रेगमेंटाइज करने की कोशिश की, वैसे वैसे अलग अलग अस्मिताओं की चर्चा भी शुरू हो गई। कभी स्त्री अस्मिता तो कभी विविध प्रकार की अस्मिता इससे केंद्र में आई। यहाँ ये कहने का अर्थ कतई नहीं है कि ये अस्मिता इसके केंद्र में नहीं होनी चाहिए। अस्मिता का होना कविता के होने की अनिवार्य शर्त है, परंतु ये मूल्यांकन की कसौटी के लिए एक समस्या भी है, क्योंकि स्वरों का इतना वैविध्य है कि कोई प्रतिनिधि स्वर हमें नजर नहीं आता। अब यदि हम ध्यान से देखने की कोशिश करें और इस कविता को पहचाने, तो इस कविता में अनेक तत्व हैं। एक तरफ ये कविता भारतीयता को पहचानने की जिद की कविता है, दूसरी ओर समानांतर रूप से हाशिए के समाज की उपस्थिति भी इस कविता में दिखाई देती है। बच्चे के मन को कैसे पहचाना जाए और बच्चे के मन से लेकर लोक समाज तक की उपस्थिति को कैसे दर्शाया जाए, ये भी इस कविता की चिंता का विषय है। ये कविता गाँव में विचरण करती है और गाँव से होते हुए ग्लोबल विलेज तक चली जाती है, जहाँ विश्वबोध और भूमंडलीय समाज भी समानांतर रूप से उपस्थित है। ये कविता बाजार के खतरों के प्रति सावधान भी करती है और बाजार से जोड़ती भी है, पर जोड़ते हुए भी एक क्षण के लिए भी अपनी संवेदनशीलता को नहीं छोड़ती। यानी विमर्शों से होते हुए प्रेम की नई छुअन की ये कविता हमें एक साथ दिखाई देती है। और जब मैं कहती हूँ प्रेम और विमर्श, तो मुझे याद आते हैं पाब्लो नेरुदा, जो कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम कर सकता है वही व्यक्ति क्रांति कर सकता है। यानी प्रेम और क्रांति दो अलग अलग रूपों में उन्हें दिखाई नहीं देती, और ठीक वैसे ही ये कविता प्रेम और क्रांति को समानांतर रूप से देखती है। यानी ये कविता विध्वंस और मृत्यु के खिलाफ भी खड़ी है। ये कविता दलित विमर्श और स्त्री विमर्श की अभिव्यक्ति भी करती है। इस कविता में राग और रंग के आत्मीय पल भी एक साथ हैं और विरोध और विद्रोह भी। अनुभव के क्षणों को ये कविता अपने केंद्र में रखती है, लेकिन असंतोष से परहेज नहीं करती। ये मानवीय असंतोष की बात करती है, वैयक्तिक असंतोष की बात करती है और सामाजिक असंतोष की बात भी करती है। ये कविता मानवीयता को मूल्य के रूप में स्थापित करती है और वहीं जेंडर की समस्या को भी केंद्र में लाती है, और इस जेंडर की समस्या को थर्ड जेंडर तक की समस्या के रूप में भी रेखांकित करती है। लेकिन सबसे केंद्रीय विषय यदि फिर भी हम तलाशें, तो ये कविता आस्था और विश्वास की कविता है। मैं कविता का यहाँ छोटा सा उदाहरण दूंगी, केदारनाथ सिंह की कविता। वे लिखते हैं, मुझे विश्वास है ये पृथ्वी रहेगी, यदि और कहीं नहीं तो मेरी हड्डियों में। ये रहेगी जैसे पेड़ के तने में रहते हैं दीमक, जैसे दाने में रहता है घुन। ये रहेगी प्रलय के बाद भी मेरे अंदर, यदि और कहीं नहीं तो मेरी जबान और मेरी नश्वरता में यह रहेगी। एक आस्था इस कविता के केंद्र में है। पृथ्वी समाप्त भी हो जाए तो भी ये कविता हमें छोड़ नहीं सकती। यानी इस पृथ्वी को बचाने की जिद भी इस कविता के केंद्र में नजर आती है। वहीं दूसरी ओर अनेक स्त्री रचनाकार हमारे सामने आती हैं। नीलेश रघुवंशी, गगन गिल, अनामिका, कात्यायनी ये स्त्री कविता लिख रही हैं। जहाँ ये माना जाता है कि परंपरागत खेलों में लड़कियाँ बहुत अधिक दखलंदाजी नहीं करती, वहीं कात्यायनी एक कविता लिखती हैं हॉकी खेलती लड़कियाँ, और दिखाती हैं कि वो लड़कियाँ एक दूसरे से चिपट गई हैं, दौड़ाती जा रही हैं बॉल को स्टिक के साथ, और कहाँ तक पहुँचती हैं? वे पहुँचती हैं पृथ्वी के छोर तक, और जोर जोर से चिल्लाती हैं, चिमट जाती हैं, लिपट जाती हैं, गिर जाती हैं धरती पर और एक दूसरे को चूमती रहती हैं। यानी ये लड़कियां जिद के साथ हॉकी खेलती हैं, ठीक उसी जिद के साथ जिस जिद के साथ वो रोटी भी बनाती हैं। यानी ये कविता एक नई तरह की जमीन को तैयार कर रही है, जहाँ प्रकृति भी है, बच्चा भी है, चिड़िया भी है, तोता भी है, प्रेम भी है, रोमानियत भी है। अब कैसे तय करेंगे मूल्यांकन की प्रविधि, ये अपने आप में आलोचकों के लिए एक समस्या हो सकती है। तीसरी ओर जहां हम अस्मिता मूलक विमर्शों की चर्चा कर रहे थे, वहां अस्मिता मूलक कवि ये भी मानते हैं कि आज तक हिंदी कविता ने जिस सौंदर्य शास्त्र या जिस काव्य शास्त्र की चर्चा की, वे संस्कृत के और पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र से मिलकर बना है, जो कहीं ना कहीं सामंतवादी है, जो कहीं ना कहीं एक तरह के निश्चित दृष्टिकोण को लेकर चला आ रहा है, जिसमें पूंजीवाद और सामंतवाद केंद्रीय स्वर हैं। यानी इस कविता ने अभी तक उस व्यक्ति के पक्ष में खड़े होना शुरू नहीं किया जिसकी मांग अस्मिता मूलक विमर्श कर रहा है। वे उस पूरे सौंदर्य शास्त्र को खारिज कर देते हैं जो बने बनाए ढांचे से निकल रहा है।
क्योंकि उस बने बनाए ढांचे में अलंकार रस की चर्चा केंद्र में है। वह बना बनाया ढांचा यह देखता है कि किस सीमा तक कविता में साधारणीकरण किया जा सकता है, परंतु आज का अस्मिता मूलक कवि कहीं भी उन प्रतिमानों से जोड़कर अपनी कविता लिखना नहीं चाहता। वह चाहता है कि कविता में संघर्ष हो, यातना हो और आत्मानुभूति विशेष रूप से नजर आए। शायद इसीलिए बहुत अधिक भदेश शब्द भी इस कविता में आ जाते हैं। कवि की खटन भी इस कविता में दिखाई देती है और उसके भूखे धूखे और नंगे होने की पीड़ा भी हमें इस कविता में नजर आती है। मैं एक छोटी सी कविता का उदाहरण फिर दे रही हूँ। मैं खटता खेतों में फिर भी भूखा हूँ, निर्माता में महलों का फिर भी निष्कासित हूँ, प्रताड़ित हूँ, इठलाते हो बलशाली बनकर तुम मेरी शक्ति पर, फिर भी मैं दीनहीन जर्जर हूँ। सोच कर देखिए कि वह युग कैसा युग है जो कि निर्माण तो करवाता है पर निर्माण करने वाले हाथों को कतई महत्व नहीं देना चाहता। यानी हमें नई प्रस्तावनाओं की जरूरत है और इन नई प्रस्तावनाओं में अनेक पद्धतियां हमारे सामने आईं जो कविता को फ्रेगमेंटाइज भी करती हैं, सबाल्टर्न तरीके से देखने पर भी बल देती हैं और संरचना के स्तर पर और उत्तर आधुनिकतावाद के स्तर पर मूल्यांकन के कई मार्ग सुझाती हैं। कहीं पर ये बात की गई कि कवि को छोड़कर मात्र पाठ को पहचाना जाए, तो कहीं ये कहा गया कि कविता को डिकंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए। यानी कविता की शैली पर विचार करने के लिए उसे कभी कवि से काट कर देखने की जरूरत है, तो कभी कवि से इतना अधिक जोड़कर देखने की जरूरत है कि उस कवि के संदर्भ विशेष को समझने के लिए कवि की पृष्ठभूमि को जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ फिर से मैं पाब्लो नेरुदा का जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि पाब्लो नेरुदा की कविता को समझने के लिए कहीं एक क्षण भी आप पाब्लो नेरुदा की पृष्ठभूमि से चिली को अलग नहीं कर सकते। यानी यदि कवि को समझना है तो उसे समझकर ही उसकी कविता को भी समझा जा सकता है। मूल्यांकन की समस्याओं में एक अन्य समस्या है कविता का गद्यमय होता जाना। यानी कविता सपाट बयानी की तरफ जा रही है, पर सपाट बयानी की तरफ जाकर भी वो आम आदमी के पक्ष में खड़ी है और ये दायित्व बोध वो पूरी तरह से निभा रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इससे कविता का शिल्प पूरी तरह खंडित हो गया है, पर यहाँ याद आने चाहिए निराला, जो जब जब बात करते हैं मुक्त छंद की, तो वे कहते हैं कि इसमें छंद से मुक्ति तो है पर पूरी तरह छंद का निषेध नहीं है। यानी वह मुक्त छंद की कविता लिखते हैं, छंद मुक्ति की नहीं। यानी अपने आप में ये गद्यमयता के पास होते हुए भी एक भीतरी ही भीतर छंद अपने भीतर समेटते चलती है, जिसे गद्य के अंदाज में पढ़ा तो जा सकता है पर उसके भीतरी छंद की प्रस्तावना के साथ। जैसे यदि हम दो पंक्तियों को पढ़ना चाहें, समय गुजर जाता है जैसे सरकारी वसूली के लिए साहब दौरे पर। अब यदि इस कविता को मैं ऐसे पढ़ना चाहूँ, समय गुजर जाता है जैसे सरकारी वसूली के लिए साहब दौरे पर, कविता के अर्थ और संदर्भ बदल जाते हैं। यानी जो कविता दो पंक्तियों में एक अन्य अर्थ रखती है, यदि उसे गद्य में कहकर उसके और टुकड़े कर दिए जाएं या उसे गद्य पंक्ति की तरह पढ़ा जाए, समय गुजर जाता है जैसे सरकारी वसूली के लिए साहब दौरे पर, तो उसके अर्थ बदल जाते हैं। यानी कविता किसी सीमा तक गद्यमय तो हुई, परंतु उसने अपने भीतरी छंद का पूरी तरह तिरस्कार नहीं किया। पर यह भी सत्य है कि गद्य के दबाव के कारण गद्य और कविता का अंतर मिट रहा है, संवेदना और शिल्प के बीच की झीनी रेखा भी मिट रही है और शायद इसीलिए छंदों से मुक्ति की घोषणा बहुत अधिक सुनाई दे रही है। पर यह भी बहुत अपने आप में रोचक तथ्य है कि जहाँ एक तरफ हमें ये गद्य कविता दिखाई देती है, वहीं गजल भी एक नई प्रवृत्ति के रूप में उभर रही है। एक नवगीत का दौर चल रहा है, जिस नवगीत में नई तरह की गजल में अपनी बात को रखा जा रहा है। यानी गद्य और पद्य का ये जो अनुभव है, ये कभी कभी इतना सिमट जाता है कि इसका निर्णय शिल्प की प्रविधि के माध्यम से कैसे किया जाए, यह भी मूल्यांकन की एक समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि हमने विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास पढ़े हों तो उनके शीर्षक ही इस तरह के हैं, दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये हम सब जानते हैं कि दीवार में खिड़कियां रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी महसूस किया कि उस खिड़की का होना क्या होना है। यानी शीर्षक एक बिंब माला के रूप में उभर रहे हैं। समय बदल रहा है और समय के साथ कविता और उनके मूल्यांकन की कसौटी भी लगातार बदल रही है। पहले हमने जिक्र किया बाजार का। हम बाजार से इनकार नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि आज की कविता वैश्विक दबावों के बीच बनती हुई कविता है और जैसे जैसे हम वैश्विक दबाव की बात करते हैं, हमें स्वीकार करना होगा कि साहित्य पर भी बाजार और अर्थ का दबाव लगातार बढ़ रहा है।
क्या कवि को इस बाजार और अर्थ के दबाव को यूं ही छोड़ देना चाहिए और रहना चाहिए किसी ऐसे रोमानी जगत में जहां पर वह केवल किसी अन्य के लिए कविता लिख रहा हो, या फिर उसे लिखना चाहिए उस बाजार और अर्थ के दबाव की पहचान के बारे में भी? ये भी एक प्रश्न है। आज का कवि उस दबाव को पहचानता है, उससे अलग नहीं होता, बल्कि उससे जुड़कर मनुष्य के अकेलेपन को समझने की कोशिश करता है। और मंगलेश डबराल की एक कविता है, फटे हुए दिन को खबरों से ढककर मैं एक भीड़ की ओर फेंकता हूँ और अपने अकेले घर और अकेले शब्दों के बीच आदत की तरह लौट आता हूँ, चुपचाप और भी चुपचाप। मानवीय संवेदना कितनी तेजी से बदल रही है। बचपन में जहाँ हम सुनाते थे लोरियाँ और सुनते थे लोरियाँ, वहाँ आज बाजार अपनी जगह बनाता जा रहा है। याद आने चाहिए आपको सारे वीडियो गेम्स खेलते हुए बच्चे जो अब लोरियों के लिए समय नहीं निकाल पाते। याद आनी चाहिए वो सारी माएँ और वो सारे पिताएं जो अपने काम के दबाव के बीच उस बच्चे के दुलार के लिए जगह नहीं निकाल पाते, और वो बच्चा उस वीडियो गेम की पूरी प्रविधि के बीच में जाकर सो जाता है और नहीं देख पाता वो सपने जो सपने हम एक समय पहले देखा करते थे। समकालीन कविता इस तरफ संकेत करती है और वो कहती है कि बाजार एक इस रूप में हमारे सामने आता है जिसके नाखून और दांत लंबे लंबे नहीं हैं। ध्यान रखिए, यदि लंबे नाखून या लंबे दांत होते तो हम उससे डर कर भाग सकते थे, लेकिन वो हमें ऐसे निमंत्रण नहीं देता। वो निमंत्रण देता है मुस्कुराकर, घर पर बुलाता है, अपने कोमल हाथ हमारी तरफ बढ़ाता है। यानी कविता बताती है अत्याचारी इन दिनों खूब लोकप्रिय है। यानी वो कोमल चेहरा बनाकर आता है, संवेदनाओं को क्षत विक्षत करने के लिए वो एक खूबसूरत चेहरे के रूप में हमारे सामने आता है और खत्म कर देता है हमें भीतर ही भीतर। ये कविता पर्यावरण को भी केंद्र में ले आती है। ये कविता हर विषय से जुड़ना चाहती है। ध्यान से देखा जाए तो इन कवियों की जिद इस कविता के केंद्र में है। ये कवि हर विषय से बहस करना चाहते हैं, हर विषय से जुड़ना चाहते हैं, और शायद इसीलिए मैं से लेकर पर्यावरण तक, पर्यावरण से लेकर पृथ्वी तक हर विषय इन कवियों के केंद्र में है। एक छोटी सी कविता का उदाहरण है, हमें याद है यहाँ थी वो नदी इसी रेत में, जहाँ हमारे चेहरे हिलते थे, यहाँ थी वह नाव इंतजार करती हुई, अब वहाँ कुछ नहीं है। सिर्फ रात को जब लोग नींद में होते हैं कभी कभी एक आवाज सुनाई देती है। यानी यदि ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर थी और थी शब्दों पर विशेष गौर किया जाना चाहिए। ये कविता अतीत से वर्तमान की यात्रा कर रही है। ये कविता बताती है कि यहाँ सब कुछ था लेकिन अब कुछ नहीं है। यदि देखा जाए तो हमारे पॉपुलर मुहावरे से बिल्कुल अलग चलती है ये कविता, क्योंकि हमारा पॉपुलर मुहावरा है कि पहले कुछ नहीं था अब सब कुछ है। यानी एक तरफ विषयों का वैपुल्य है तो दूसरी ओर कभी कभी ये कविता यहाँ आकर ठहर भी जाती है कि उसे विषय नजर नहीं आते। जो भी कविता के विषय होते हैं, समस्या ये भी है कि मीडिया भी उस पर अपनी राय कायम करता है और उस पर अपनी एक रणनीति बना लेता है। यानी मीडिया के लिए भी कोई क्षेत्र अछूता नहीं। कविता कई बार खबर के अंदाज में भी प्रस्तुत होने लगी है, और इसीलिए शायद जब आज हम नाटकों की बात करते हैं तो कविता को भी नाटक के रूपांतर के रूप में खेला जा रहा है। कविता लिखने का एक अंदाज डायरी की शैली में भी देखा जा सकता है। एक तरफ ये कविता शैली के स्तर पर अनेक रूपों को प्रस्तावित करती है, और वहीं दूसरी ओर इसके पास समाज का कोई सामूहिक स्वप्न नजर नहीं आता। ये भी अपने आप में एक समस्या है कि जैसे जैसे हम पुरातन विश्वास को छोड़ते चले जाते हैं वैसे वैसे हम सभी नदी के द्वीप भी बन रहे हैं। हम दिखते तो हैं साथ, पर सब अलग अलग हैं। अस्मिता शब्द पर ही यदि बहस की जाए तो अस्मिताओं के इस दौर में एक तरफ खुद को बचाने की जिद है और दूसरी तरफ बाकी सबको स्वीकार ना करने की जिद। यानी हमें बचना भी है और टकराना भी है। एक अजीब सी जद्दोजहद इस कविता में नजर आ रही है। आज़ादी की लड़ाई कितनी भी कठिन थी, पर फिर भी वहाँ एक सामूहिक स्वप्न था हमारे पास। आज हमारे पास कोई सामूहिक स्वप्न नहीं है, सभी के व्यक्तिगत अनुभव हैं। इसीलिए इस कविता में मैं, मेरा, मुझसे और सब कुछ मेरा ही हो, ये इस कविता में बहुत नजर आता है। शायद इसीलिए जब सोना नहीं मिलेगा यह सुनकर कवि को फर्क नहीं पड़ता, पर जब वह सुनता है कि नमक नहीं मिलेगा तो वह रो पड़ता है। आज 2016 में जब मैं बैठकर बात कर रही हूँ तो मुझे याद आता है कि लंबे समय से जो ज्वेलर्स हैं वो स्ट्राइक पर हैं, हड़ताल पर हैं, और जो हर व्यक्ति है वो अपनी अपनी अस्मिता की लड़ाई में रुका और फंसा हुआ है। हम नहीं कह सकते कि इसमें से क्या उचित है और क्या अनुचित, पर ये प्रवृत्ति हमें कविता में भी लगातार दिखाई दे रही है।
और चूंकि हम हमेशा से मानते रहे हैं कि कविता में वही आता है जो समाज में हो रहा है, तो चूंकि समाज में ये प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है तो कविता में भी ये प्रवृत्ति समानांतर रूप से दिखाई देती है। आलोचकों के लिए एक समस्या हो सकती है, लेकिन ये कविता के विस्तार का सूचक भी है। अनेक कविताओं में आपको ये बार बार दिखाई देगा कि ये कविताएं विविध वर्णी होना चाहती हैं, विविध रंगी होना चाहती हैं, मूल्यांकनकर्ताओं के लिए समस्या भी उत्पन्न करती है, पर कविता इससे पल्लवित और पुष्पित भी होती है। रघुवीर सहाय एक स्थान पर लिखते हैं, मेरी दृष्टि में समकालीनता मानव भविष्य के प्रति पक्षधरता का दूसरा नाम है, भविष्य के प्रति, नियति के प्रति नहीं। यानी कहीं ना कहीं ये कविता नियति के प्रति सरेंडर नहीं करती, वे स्वयं अपना भविष्य स्वयं लिखना चाहती है। उसे लगता है कि कितने भी शेड्स हों, उसकी कसौटी मूल्यांकनकर्ता कैसे तैयार करेंगे यह अलग बात है, पर यह कविता लगातार अनेक प्रश्नों से टकरा रही है। और चूंकि व्यक्तिगत प्रश्न इसके केंद्र में है, इसलिए मनोविज्ञान की टकराहटें भी इसके केंद्र में आती हैं। यानी इस कविता के काल का पुनर्पाठ करना अत्यंत आवश्यक है, और शायद यह भी समझना जरूरी है कि हर काल के लिए समान प्रविधियां कभी कार्य नहीं कर सकती। जिन प्रविधियों के आधार पर आलोचकों ने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को पहचाना था, यदि उसी प्रविधि के आधार पर वे समकालीन कविता को पहचानना चाहेंगे तो यह उनके लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमें यहाँ रुक कर ये कहना जरूरी है कि ये कविता भविष्य बोध की कविता है, और चूंकि भविष्य अभी दिख नहीं रहा, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ये कविता अंततः अपनी दिशा को किस तरह तय करेगी। और शायद यही सबसे बड़ी समस्या है कि नई पद्धतियों की तलाश और पुरातन पद्धतियों का पुनर्पाठ कैसे किया जाए, इस पर मूल्यांकनकर्ताओं को एक लंबी बहस की जरूरत है।